जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आपको आज मैं जो लेक्चर पढ़ाने वाला हूं, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पॉजिटिव केस को लेकर बातें शुरू किया था। ये जाना था कि आखिर पॉजिटिव केस क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे करता है। दूसरा ये भी समझा था कि बेटा जो पॉजिटिव केस होते हैं उसमें हम एस कब लगाते हैं, कब नहीं लगाते। तो हमने ये आपको समझाने सिखाने का प्रयास किया था। एक बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको कि जितने भी पॉजिटिव केस स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं प्रोनाउन के, लाइक योर है, आवर है, देयर है, हर है ना, इट्स है, हिज है, माई है, ये जितने भी पॉजिटिव केस हैं, ये सारे पॉजिटिव केस, इनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। क्यों एडजेक्टिव बोलते हैं? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन के साथ आएंगे। इनके साथ कोई ना कोई नाउन दिया रहेगा, 100% दिया रहेगा। योर ब्रदर, योर मदर, योर फादर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, ना कुछ तो लिखा होगा, योर शॉप, योर शर्ट। मतलब इन सभी शब्दों के बाद एक नाउन पक्का आएगा। अगर इनके बाद एक नाउन पक्का आएगा तो फिर इनको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। अगर इनको हम एडजेक्टिव बोलेंगे तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल तब करना जब नाउन दिया हो। जब नाउन ही नहीं दिया है तो करेंगे क्या, तो नाउन के ना रहने पर जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो योर का पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स हो गया, आवर का आवर्स हो गया, देयर का देयर्स हो गया, एस लगा के छोड़ना होता है। हर का हर्स हो गया, इट्स का इट्स हो गया, हिज का हिज हो गया। हिज में एस लगा वो मत लगाइए, माई में नहीं लगा है लगा दीजिए, तो यस लगाते ही क्या बन जाता है, माइन। तो डियर ये वाली सीरीज जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन की है। किसकी है? पॉजिटिव प्रोनाउन। मतलब कि अगर हम कभी पॉजिटिव एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं तो समझ जाओ उसके आगे नाउन दिया होगा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं दिया है अगर नाउन तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर नाउन नहीं दिया है तो उस केस में आप उन सारे पॉजिटिव केस के अंदर एस लगा के छोड़ें, दैट इज पॉजिटिव प्रोनाउन। नाउन के ना रहने पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको पॉजिटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो योर को योर्स करो, आवर को आवर्स करो, देयर को देयर्स करो, हर को हर्स करो, ऐसा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग कुछ सवाल कर रहे थे, कुछ और सवाल करते हैं ताकि बात को और आगे बढ़ाते हैं। मैंने एक सेंटेंस कहा, योर डॉग इज ferocious than, your dog is more ferocious than her dog। ferocious का मतलब होता है खूंखार टाइप का। ये कभी कभी बोर्ड काम नहीं करता, ये इस बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। देखिए भाई, मैंने एक सेंटेंस कहा कि his house his house looks more beautiful, his house looks more beautiful than my house। एक सेंटेंस, मिस्टर पांडे did not allow his children to go out late at night, but Mrs. Sharma
अलाउज हर चिल्ड्रन टू गो। ये 3 सेंटेंस लिखे गए डियर। हमें इन तीनों सेंटेंस में क्या करना है, एरर को फाइंड आउट करना है। जो अभी एरर आपने कल के लेक्चर में सीखी थी, लास्ट टाइम के लेक्चर में, उसी के लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो ये था कि पॉजिटिव केस में हम एस कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते। फिर सुनिएगा, पॉजिटिव केस में हम एस कब लगाते हैं और कब नहीं लगाते हैं। और मैंने कहा कि पॉजिटिव केस में एस तब लगाना होता है जब उसका नाउन उसके साथ ना हो, क्योंकि अगर उसका नाउन उसके साथ में होगा तो उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन बोलेंगे नहीं। तो एस लगने के बाद उसका नाम क्या पड़ता है, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के न रहने पर जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो लिखा है बेटा योर डॉग इज मोर फेरोशियस देन हर डॉग। एक बात ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में रिपीट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बेटा ये डॉग। देखो ये डॉग यहाँ भी लिखा है, ये डॉग यहाँ भी लिखा है। इसका मतलब डॉग रिपीट हो रहा है, और आपको पता है कि नाउन अगर रिपीट करते रहेंगे तो प्रोनाउन कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोनाउन की परिभाषा ही है कि इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर हर जगह नाउन लगाओगे तो प्रोनाउन कब लगाओगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि नाउन को रिपीट होने से बचाते हैं और उसकी जगह पे प्रोनाउन फिट कर देते हैं। तो ये इसमें से कौन सा नाउन रिपीट कर रहा है, ये नाउन रिपीट कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाएंगे इस नाउन को, तो इस नाउन की जगह लगाएंगे प्रोनाउन, इस नाउन की जगह लगाएंगे प्रोनाउन। और अब तुमको पता है कि हर है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को चाहिए नाउन, नाउन हटा दिया था, अब एडजेक्टिव लगा भी नहीं पाओगे, तो इस हर की जगह लिखना पड़ेगा पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या करना पड़ेगा, हर्स। अच्छा लिखा भले मैंने हर्स है, लेकिन तुम समझोगे क्या, हर डॉग। क्योंकि अगर वो बोल रहा है कि योर डॉग इज मोर फेरोसियस, तुम्हारा डॉग ज्यादा खतरनाक है, देन हर्स, तो हर्स इज इक्वल टू व्हाट, हर डॉग। वो अंडरस्टूड है। हर्स लिखने का मतलब है कि वो वाला नाउन यहाँ ऑटोमेटिक कनेक्टेड है, ठीक है। तो योर डॉग इज मोर फेरोसियस देन हर्स। आ जाओ, हिज हाउस लुक्स मोर ब्यूटीफुल, इसका जो घर है वो ज्यादा सुंदर है किससे, मेरे घर से। तो घर रिपीट कर रहा है तो घर काटेंगे। अच्छा ये एडजेक्टिव है, तो नाउन अगर हट गया तो ये भी हट जाएगा, तो माई में एस जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, माइंड। अच्छा लिख हम माइन रहे हैं, लेकिन समझेंगे क्या आप, माई हाउस, कि माई हाउस लुक्स मोर ब्यूटीफुल देन माइन इज इक्वल टू माई डॉग, सॉरी माई हाउस। नेक्स्ट, मिस्टर पांडे डिड नॉट अलाउ हिज चिल्ड्रन, पांडे जी ने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया, अलाउ नहीं किया, कहाँ जाने के लिए, टू गो आउट लेट एट नाइट, देर रात बाहर जाने से मना कर दिया उन्होंने, नहीं जाने दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो मिसेस शर्मा है, जो मिसेस शर्मा है, इन्होंने एडवांस बनते हुए अपने बच्चों को बाहर जाने दिया। तो भाई रात में बाहर जाने देना बच्चों को ठीक बात तो है नहीं। भाई पांडे जी ने अपनी सम्मान को देखते हुए नहीं जाने दिया, भाई कुछ बच्चे गलत ना कर लें या उनके साथ गलत हो ना जाए। लेकिन मिसेस शर्मा को लगा ठीक है बच्चे बड़े हो गए, स्मार्ट हो गए, एडवांस दुनिया है, तो उन्होंने भेज दिया, जो कि ठीक बात है नहीं। तो मिसेस शर्मा जी ने अपने बच्चों को जाने दिया। एक बात बताओ, इसमें एक नाउन रिपीट कर रहा है, नाउन रिपीट कौन कर रहा है, चिल्ड्रन, ये रिपीट कर रहा है। तो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो रिपीट ये कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो जो रिपीट कर रहा है वो हटेगा, ये हटेगा। अच्छा जैसे ही हटेगा तो ये हर बुरा मानेगा, जो कि हर को नाउन चाहिए था, तो हर को भी हटाना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हर्स। तो लिख हम भले हर्स रहे हैं, लेकिन समझेंगे क्या आप, हर चिल्ड्रन। मतलब मस्ट, बट मिसेस शर्मा अलाउड हर्स टू गो, मिसेस शर्मा अलाउड हर्स टू गो, मतलब शर्मा जी ने अपने अपने बच्चों को जाने दिया, अलाउ कर दिया। तो हर्स का मतलब हर चिल्ड्रन है। तो आई होप कि ये बात तुमको समझ में आ रही होगी कि कैसे इसको डील करना है। तो पॉजिटिव केस की बहुत सारी एरर आपके एग्जाम्स में आती है, और आप अगर थोड़ा बहुत अगर मन से समझेंगे सीखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। आइए एक हम और सवाल करते हैं। मैंने कहा कि योर हिज फादर इज हिज फादर इज स्मार्टर देन, यहाँ पे ऑप्शन है, भरना है, क्या भरेंगे कि ए ऑप्शन दिया मैंने आई, बी ऑप्शन दिया मैंने मी, सी ऑप्शन दिया मैंने माई, डी ऑप्शन दिया मैंने माइन। ये 4 ऑप्शन स्टैंडर्ड लेवल पे और बढ़ा दे रहा हूँ। ई ऑप्शन दिया मैंने रमेश,
ई एफ, एफ ऑप्शन दिया मैंने रमेश एपोस्ट्रॉफी एस, ये है। ये 4 ऑप्शंस हमने आपको दे दिए। हिज फादर इज स्मार्टर देन, ऑब्लिक स्पेस दिया है, मतलब जो भरना है। ऑप्शन है आई, मी, माई, माइन, रमेश, और एफ ऑप्शन है रमेश एपोस्ट्रॉफी एस। हमें चूज करना है डियर कि आखिर इन गिवन ऑप्शंस में से हम किन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। इस फिलर को अगर हम फिल करना चाहें टू मेक इट मीनिंगफुल, इस सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए, तो हम किस ऑप्शंस को सही मान सकते हैं। एक बार 10 सेकंड आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ स्क्रीन, 10 सेकंड स्क्रीन में छोड़ रहा हूँ बस आपको सोचने के लिए कि एक बार आप सोचें कि इस गिवन ऑप्शन में हम क्या करने वाले हैं। इस गिवन ऑप्शन में आप अगर क्या करते, हम आई मारते, हम मी मारते, माई को सही करें, माइन को सही करें, रमेश को सही करें, एंड रमेश एपोस्ट्रॉफी एस। ध्यान रखिएगा बेटा, रमेश और रमेश एपोस्ट्रॉफी एस में फर्क है। रमेश और रमेश के एपोस्ट्रॉफी एस में फर्क है। दोनों ही बातें अलग अलग हैं भैया, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपने सोच लिया होगा। इतना वक्त तो लगना नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको अगर लग रहा है तो लगना नहीं चाहिए। इतना वक्त बहुत है सोचने समझने के लिए। आइए आंसर करते हैं भाई। देखिए, अगर आप एक दो बात पहले से जानते हैं ठीक, वरना मैं आपको थोड़ी सी गहराई में लेके चलता हूँ। थोड़ी बात गहरी है, इसलिए मेरी बात को जरा गहरे तरीके से सुनिएगा भी। मैंने कहा कि कंपैरिजन जो होता है, तुलना, कंपैरिजन ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स, नॉट टू डिसिमिलर थिंग्स। मतलब अगर मैं इस बात को शब्दों में कहूँ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपैरिजन होती है ना बेटा, वो जो होती है, पहले इस बात को जरा समझ लीजिए। इस सवाल का आंसर जानना बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इस सवाल के आंसर से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कंपैरिजन जो होता है, इट ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू सिमिलर थिंग्स। हमने कहा कि जो कंपैरिजन होता है दो समान चीजों में होता है। हम मोबाइल की तुलना एसी से नहीं कर सकते, और हम एसी की तुलना बाइक से नहीं कर सकते, क्योंकि बाइक एक अलग चीज का मामला है, अलग पर्सपेक्ट में उसको आप यूज करते हो, और एसी एक अलग एरिया का मामला है। तो आप जब भी तुलना करने जाओ तो ये ध्यान रखो कि आप जो तुलना कर रहे हो जिन चीज़ों के बीच में, वो चीज़ें सेम फील्ड से होनी चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी का सोनी का कैमरा खरीदा और एक आपने पैनासोनिक का खरीदा। अब आप ये कंपैरिजन कर सकते हो, भाई सोनी का कैमरा लूं या पैनासोनिक का लूं, दोनों में क्या फीचर्स हैं और रेट का क्या डिफरेंसेस है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ। तो जैसे अगर आप यहाँ पे तुलना कर रहे हो हिज फादर, इसके पिताजी की तुलना, जाहिर सी बात है इसके पिताजी क्या रहे होंगे, एक इंसान रहे होंगे, एक व्यक्ति रहे होंगे, एक पर्सन रहे होंगे। एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ये समझें, हम ये कहना चाह रहे हो कि इसके पिताजी ज्यादा स्मार्ट हैं, इसके पिताजी ज्यादा स्मार्ट हैं। बोले किससे? बोले एक तो मेरे पिताजी से। हम क्या लिखते? माई फादर। हम क्या लिखते? माई फादर, कि हिज फादर इज स्मार्टर देन माई फादर। तो माई फादर में फादर रिपीट करता, तो रिपीटिशन को काटते हैं, माई को कहाँ लिखेंगे? माइन में। इसका मतलब साहब एक आंसर तो ये सही हो जाएगा। मुझे लगता है कि आप जब लोग इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप में से मैक्सिमम लोग एक ऑप्शन तो पहले देखते डी मारेंगे कि सर डी सही है, क्योंकि इसके पिताजी ज्यादा स्मार्ट है मेरे पिताजी से। तो माई फादर को शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? माइन, क्योंकि नाउन रिपीट नहीं करना है। लो भाई, माइन सही हो गया। इसका मतलब मेरे पिताजी भी एक इंसान है, उसके पिताजी भी एक इंसान है, और एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से। लेकिन जरा यहां आ जाओ,
इस पे विचार करते हैं, आई, मी और माई पे। देखो माई तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव अगर माई है तो इसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन तो रिपीट दिया नहीं है, तो फिर हम माई लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे भाई। माई, हर, योर, आवर, ये सब कब लगा पाते हैं? जब आगे नाउन दिया हुआ हो। जब आगे नाउन दिया ही नहीं है तो आप माई कैसे लगा दोगे? इसका मतलब है कि तो माई वैसे नहीं होगा। आते आई और मी में। देखो बेटा, आई क्या है? सब्जेक्ट है, बोलो हाँ। बात समझ आया करे, बोलो करो हाँ। मी क्या है डियर? वो है ऑब्जेक्ट। अच्छा, तुलना किससे हो रही? हिज फादर से। हिज फादर क्या है बेटा? इज वर्ब है, तो हिज फादर क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसका मतलब ब्रदर कि एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से हो सकती है, लेकिन एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं हो सकती। ये गलत है, ये सही। एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे सब्जेक्ट से आप कर सकते हो, और एक ऑब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से कर सकते हो, लेकिन एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। जब बात समझ में आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि साहब ये सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से नहीं होती, गलत है। तो बी भी गलत, सी भी गलत, दो गलत हो गए। बचा आई। अच्छा, आई भी एक सब्जेक्ट है, और आई भी एक इंसान रहा होगा कि भाई इसके पिताजी ज़्यादा स्मार्ट है मेरे से। इसके पिताजी ज़्यादा स्मार्ट है मेरे से। मान लो मैं भी किसी का पिता हूँ और मैं खुद ही बात बोल रहा हूँ कि भाई साहब इस बच्चे के पिताजी ज़्यादा स्मार्ट है मेरे से, मतलब मुझसे। तो मैं भी किसी के पिता हूँ, लेकिन मैं तो मैं हूं ना, आई हूं ना। तो आई क्या है? एक इंसान है और सब्जेक्ट है, और एक इंसान एक सब्जेक्ट की तुलना दूसरे इंसान जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है उससे की जा सकती है। इसका मतलब हिज फादर इज स्मार्टर देन आई, ये भी सही हो गया। हिज फादर इज स्मार्टर देन आई। आई क्यों सही हो गया? क्योंकि आई एक सब्जेक्ट है और इसकी तुलना दूसरे सब्जेक्ट से हो सकती है जो इंसान हो, और दोनों इंसान है। तो एक ऑप्शन समझ में आ गया, ए सही है, बी गलत है, सी गलत है, डी सही है। आ जाओ ई और एफ पे। जैसे जैसे हिज फादर की तुलना तुमने आई से किया जो कि सब्जेक्ट है, वैसे ही इसकी तुलना रमेश से हो सकती है कि नहीं? मान लो रमेश किसी के पिताजी हो, और मैं भी उन्हीं की एज का हूं, तो मैं उनका नाम ले सकता हूं, और मैं बोल रहा हूं भाई साहब इस बच्चे के पिताजी ज्यादा स्मार्ट है देन रमेश से। रमेश भी किसी का पिता रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रमेश भी तो सब्जेक्ट है और इंसान हो सकता है, तो लो फिर ये ऑप्शन भी सही हो गया। अब आगे रमेश एपॉस्ट्रोफी एस। अच्छा, रमेश एपॉस्ट्रोफी एस लगाने का मतलब, इस बात को पहले जरा एक बार यहां पे मैं समझा देता हूं। मैंने कहा हिज बैग इज मोर वैल्यूएबल देन। एक ऑप्शन बेटा रमेश है, और एक ऑप्शन रमेश बैग है, और एक ऑप्शन रमेश में एपॉस्ट्रोफी एस है। तुम ध्यान से देखो तो तुमको बात समझ में आएगी। हम वहां तुलना किसी कर रहे हैं? हिज बैग की, किसी व्यक्ति के बैग की तुलना हो रही है, मतलब तुलना बेसिकली बैग की हो रही है, और जो कि नॉन लिविंग थिंग है। बैग एक नॉन लिविंग थिंग है। इस नॉन लिविंग थिंग की तुलना किससे हो रही है? दूसरे नॉन लिविंग थिंग से हो सकती है। किसी नॉन लिविंग थिंग की तुलना किसी दूसरे नॉन लिविंग थिंग से हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम रैंक के हैं। लेकिन क्या किसी नॉन लिविंग थिंग की तुलना किसी इंसान से कर सकते हो जो कोई लिविंग थिंग है? नहीं कर सकते। इसका मतलब इस गिवन क्वेश्चन में रमेश तो गलत है, क्योंकि एक तरफ आप किसी के बैग को ज्यादा वैल्यूएबल बता रहे हो, तो क्या बैग की कीमत रमेश से ज्यादा हो गई? नहीं। हिज बैग इज मोर वैल्यूएबल देन रमेश। वो कहने वाला ये नहीं कहना चाह रहा होगा कि रमेश से ज्यादा वैल्यूएबल है, वो कहना चाह रहा होगा कि रमेश के बैग से ज्यादा वैल्यूएबल बैग है इस आदमी का। मतलब तुलना बैग में ही हो रही है, बस एक बैग इसका है और एक बैग रमेश का है। तो अगर मैं रमेश एपॉस्ट्रोफियस बैग लिख ही दूं तो बात तो सही हो जाएगी कि हाँ सर उसके बैग की तुलना इसके बैग से हो रही, अब सही है। लेकिन अब दिक्कत वही आ गई कि नाउन रिपीट कर गया, और अगर नाउन रिपीट कर गया तो फिर रिपीटेशन को रोकना पड़ेगा, और जैसे ही रोकेंगे तो ये क्या बचेगा? रमेश एपॉस्ट्रोफियस। इसका मतलब ये सही हो गया। और देखो ये वैसे ही लिखा था पहले से ही, ये भी सही हो गया।
तो रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस क्यों लगा हुआ है? एपॉस्ट्रॉफी एस लगने से ये तय है कि बैग यहाँ लिखा हुआ है, बस हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि नाउन रिपीट नहीं करना है। ये बिल्कुल वैसा जैसा हमने योर डॉग को हटाकर अभी क्या किया था बेटा, योर डॉग योर्स कर दिया था। तो योर्स भले कर दिया आपने, लेकिन समझते ना योर डॉग लिख रहे हैं क्योंकि नाउन रिपीट नहीं करना होता। तो वैसे रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस लिख देंगे तो इससे ये हो जाएगा कि वहाँ वाला नाउन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, हिज बैग इज मोर वैल्यूएबल देन रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस। तो रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस ये सही है और ये सही है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, ये बैग गलत है। जब तुम ये जान जाओगे तो जरा यहाँ आ जाओ। तो मैंने कहा कि हिज फादर इज स्मार्टर देन, इसके पिताजी ज्यादा स्मार्ट हैं रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब क्या हुआ कि वो वाला नाउन यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या लिखते तुम कि उसके पिताजी ज्यादा स्मार्ट हैं रमेश के पिताजी से। तो तुम लिखते रमेश फादर, तो फादर रिपीट होता, रिपीटेशन को रोकते और फादर हटाते, क्या बच्चा रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस, ये भी सही हो गया क्योंकि ये भी कोई इंसान रहा होगा। रमेश एपॉस्ट्रॉफी एस के मतलब जो फादर होंगे रमेश के, वो भी तो एक पर्सन है, तो एक पर्सन की तुलना दूसरे पर्सन से हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए डी ई एफ। क्यों? क्योंकि एक में ये कह रहा है कि इसकी तुलना आई से हो रही है, एक में ये कह रहा है कि इसकी तुलना मेरे पिताजी से हो रही है, एक में ये कह रहा है कि इसकी तुलना रमेश से हो रही है, और एक में कह रहा है कि इसकी तुलना रमेश के पिताजी से हो रही है। आई होप की बात समझ में आ रही है। आई होप की बात समझ में आ रही है। देखिए चीज़ें डियर हैं आसान, बस समझना है कि आप मेंटली बहुत रेडी रहिए इंग्लिश को लॉजिकल तरीके से पढ़ने के लिए। मैं पूरी इंग्लिश आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर इंग्लिश भी एकदम मैथ की तरह से लग रही है। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि मैथ की तरह मत बोलिएगा, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, मैथ ही बोलिए। इवन मैं ये भी कहूँगा कि समटाइम्स यू विल फाइंड इट, यू विल गेट इट मोर लॉजिकल, मोर मैथमेटिकल देन मैथमेटिक्स। मतलब इंग्लिश को कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि सर मैथ से ज़्यादा यही हमको लॉजिकल लग रही है। लेकिन उसके लिए आप पहले खुद के लेवल पे आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंग्लिश को हम जैसा पढ़ते आए थे वैसा नहीं पढ़ना है। इंग्लिश को तो हम वैसा पढ़ेंगे जैसा अब इंग्लिश होती है। और मैं आपको कोई अपना तरीका नहीं सिखा रहा, मैं सिर्फ उतना काम कर रहा हूँ जैसा इंग्लिश है वैसा बता दे रहा हूँ। ठीक, आ जाओ। ये हो गया भैया पॉजिटिव केस। अब आइए आते हैं लेटर्स पे। इंग्लिश में टोटल होते हैं भैया 26 लेटर, 26 लेटर, जिसमें से 5 होते हैं वॉवेल और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट। 5 वॉवेल 21 कॉन्सोनेंट। लेटर के बाद आता है इंग्लिश में आपके पास एक आता है वर्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट जानना है बेटा कि अल्फाबेट क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे आपने जाना कि सर लेटर्स कितने होते हैं, 26 बचपन से आप जानते हैं। 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ये लेटर है, और बाकी के द रेस्ट क्या है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा तो सर इंग्लिश में आगे क्या बना, इंग्लिश में लेटर के बाद क्या बना, अल्फाबेट बना। अल्फाबेट किसको बोलते हैं, अल्फाबेट एक ही होती है किसी भाषा के अंदर, वन वर्णमाला। भाई कई सारे फूल हो सकते हैं माले में, माला तो एक ही होती है ना। तो अल्फाबेट कई सारे फूल का मतलब लेटर्स, लेटर्स से मिलकर क्या बनेगा, अल्फाबेट, एक माला बनेगी, उस माला को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। याद रखो कि हर भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है। इंग्लिश में भी एक होगा, हिंदी में भी एक होगा, उर्दू में भी एक होगा। जितनी भाषाएं हैं हर भाषा में एक ही अल्फाबेट होता है, 2 अल्फाबेट नहीं होते। ठीक, इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा किताब में एक नियम लिख दिया जाता है कि सर अल्फाबेट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। ऐसा मतलब इस देश की लगभग मैं सबकी गारंटी तो नहीं लेता, बट लगभग जितनी मेरी नजर गुजरी है सब में लिखा हुआ है कि अल्फाबेट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। मतलब अल्फाबेट अल्फाबेट्स नहीं होता,
इसके पीछे का लॉजिक अल्फ़ाबेट एक ही होता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अल्फ़ाबेट को जब चाहो तब तुम अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो। अल्फ़ाबेट को जब चाहो तुम क्या लिख सकते हो? अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट एक भाषा में एक होगा ना, लेकिन भाषा ही कई हो गई तो? अगर भाषा ही हिंदी हो गई, उर्दू हो गई, फ़ारसी हो गई, इंग्लिश हो गई, तब तो एक-एक अल्फ़ाबेट मिलाओगे 4 हो गई ना। तो इसका मतलब इसका प्लूरल फॉर्म बनता है, बराबर बनता है, इसमें कोई तकलीफ़, कोई शिकवा गिला की बात नहीं है। एक एग्ज़ाम्पल से बात को समझो। The alphabet of English is easy. The alphabet of English is easy. और फिर मैंने कहा the alphabet of English and Hindi is oblique are easy. एक बार जरा ध्यान से समझने सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए इस बार हमने कहा है कि द अल्फ़ाबेट, किसकी अल्फ़ाबेट? इंग्लिश की। तो भाषा कितनी हुई? एक। एक भाषा की एक अल्फ़ाबेट, तो सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर हो गया तो इज़ लगाना सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए। लेकिन अगर आपने अल्फ़ाबेट इस बार किसका लिया है बेटा? इंग्लिश का भी लिया है और हिंदी का भी लिया है, तो कितनी भाषा हो गई? 2 भाषा हो गई। अगर भाषा 2 हो चुकी है, 1 एंड 2, दोनों की एक-एक अल्फ़ाबेट लेंगे तो कितनी हो गई? 2 अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट लिखोगे या अल्फ़ाबेट्स करोगे? अब तो इसको लिखोगे भैया। यस, अब लिखना पड़ेगा अल्फ़ाबेट नहीं अल्फ़ाबेट्स। मतलब इस बार अल्फ़ाबेट गलत है, अल्फ़ाबेट सही है। तो द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब इंग्लिश और हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, मतलब इंग्लिश के अलग, हिंदी के अलग, वो ईज़ी हैं। तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा? देखो सुनो, ये है ऑफ प्रिपरेशन, ये सारी बातें पहले भी हो रखी हैं। आपको पता है ये बात कि प्रीपोजिशन की अपनी एक खुशी होती है। किससे होती है? प्रीपोजिशन की खुशी होती है अपने नाउन या प्रोनाउन से। वो नाउन प्रोनाउन क्या काम कर रहा होता है? ऑब्जेक्ट का उसी प्रीपोजिशन के लिए। ये बात तो याद होगी। तो ये ऑफ प्रिपरेशन है, तो इसको चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट, इसको खुश होने के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट इसका इंग्लिश है और एक ऑब्जेक्ट इसका हिंदी है, क्योंकि एंड से जुड़ा हुआ है। एंड क्या है? कनेक्टर है, कंजंक्शन है, जो इंग्लिश और हिंदी को जोड़ा हुआ है। तो दोनों एक इकट्ठे जाएंगे जहाँ जाएंगे। तो दोनों नाउन, ये नाउन है, किसी का नाम है, नाम क्या होता है? नाउन होता है। तो नाउन यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का क्या काम कर रहा होगा? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। और हमको पता है कि ये वर्ब इज और आर डिसाइड करना है। तो वर्ब का डिसीजन क्या ऑब्जेक्ट के पास होता है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट है, ये कंजंक्शन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिपोजिशन है। तो इनके पास वर्ब को डिसाइड करने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, इस वर्ब को अगर डिसाइड करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट कौन है बेटा? इसके पहले जो लिखा है, क्या लिखा है? अल्फाबेट्स लिखा है। बेट्स क्यों लिखा है? क्योंकि हिंदी का एक अलग होगा और इंग्लिश का अलग होगा, तो अल्फाबेट्स हो गया। तो फिर ये इस गलत है और यहाँ पे आर सही है। द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी। द अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आर इजी। तो ये बन गया भैया आपका अल्फाबेट। तो ध्यान रखना कि जो बात किताबों में लिख दी जाती है कि अल्फाबेट का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता, ये बात अधूरी है, गलत है। इसको सच मत मान लीजिएगा, ये आधी सच है आधी गलत है। ठीक है, आ जाओ भाई। अल्फाबेट के बाद किसी भाषा में क्या बना है डियर? वर्ड। वर्ड किसको बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is
नोन एज वर्ड। शब्दों को डिफाइन करने के लिए हमें लेटर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेटर से ही जोड़ जोड़ के मिलके क्या बना होगा, वर्ड बना होगा, और वर्ड्स को जोड़ जोड़ क्या बना होगा, सेंटेंस बना होगा। तो कहते हैं किन लेटर्स को जोड़ें कि वर्ड बन जाए। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी लेटर जोड़ दोगे बन जाएगा वर्ड। अब तुम जोड़ दो JPMGH, हो गया वर्ड, नहीं हुआ। ऐसा ऐसा लेटर्स का ग्रुप जिसका कंप्लीट सेंस हो, मतलब उस शब्द की कंप्लीट मीनिंग होनी चाहिए, अधूरी मीनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर अधूरी मीनिंग है तो उसको हम वर्ड कह ही नहीं सकते, मतलब शब्द की परिभाषा से ही वो कहाँ चला जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि वर्ड हम उसी को बोलेंगे जिसका अपना मीनिंग होता है। एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। एक लिखा डियर एब्जॉल्व, एक लिखा एक्विट, एक लिखा एग्जेम्प्ट, एक लिखा एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये दिखे। देखिए, हमने कहा कि हम इनको शब्द कह रहे हैं, एब्जॉल्व, एक्विट, एग्जेम्प्ट, एक्सक्यूज, पार्डन, फॉरगिव। अगर हम इनको शब्द कह रहे हैं तो आखिर इन शब्दों की अपनी मीनिंग होती होगी कि नहीं। अगर मीनिंग नहीं होती होगी तो फिर ये भी तय है कि सर इनको हम शब्द नहीं कह सकते। कैसे नो, अगर हम, माइक चल रहा है ना, कुछ ब्लिंक हुआ है अभी हल्का सा। तो अगर हम इनको शब्द कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनकी अपनी मीनिंग होती होगी। तो मीनिंग क्या होती है डियर, इन सभी का एक मतलब होता है माफ करना। माफ करना, ये इनका अपना मतलब है, माफ करना। अब सवाल ये आता है कि हिंदी में हम जब बोलते हैं माफ करना तो फिर हम इंग्लिश में क्या बोलें। हम एक्सक्यूज बोलें, पार्डन बोलें, फॉरगिव बोलें ना, एब्जॉल्व बोलें, एक्विट बोलें, एग्जेम्प्ट बोलें, क्या बोलें। ये इसको बोलते हैं बेटा, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स का एक सेक्शन होता है वकैब में। आप जब भी कभी वकैब पढ़ें किसी से, या हम जब पढ़ाएंगे आपको बताएंगे, तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। मतलब बच्चे को जानना होता है कि आखिर एब्जॉल्व कब लगेगा माफ़ करना के इंग्लिश के लिए, एक्विट कब लगेगा, एग्जेम्प्ट कब लगेगा ना, पार्डन कब लगेगा, एक्सक्यूज कब लगेगा। ये अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ये वर्ड्स बदल जाएंगे। तो आपको जानना पड़ेगा किन किन हालातों में हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश कहती है, इंग्लिश कहती है कि एब्जॉल्व और एक्विट आप तब लगाइएगा जब मामला क्राइम का हो। किसका हो, क्राइम का हो। मतलब आप अगर किसी को किसी के अपराध से माफ कर रहे हैं, आप अगर किसी को किसी के अपराध से माफ कर रहे हैं तो एब्जॉल्व या एक्विट, तो एब्जॉल्व या एक्विट तब सही है। लेकिन आप अगर किसी को अपराध से माफ नहीं कर रहे हैं बल्कि उसका अपना टैक्स माफ कर रहे हैं, उसका अपना फीस माफ कर रहे हैं, इन, या इसी को हम एक भाषा में क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। अगर आप किसी का रेवेन्यू माफ कर रहे हैं बेसिकली तो उसको एग्जेम्प्ट बोलते हैं। अगर आप किसी का क्राइम माफ कर रहे हैं तो एब्जॉल्व या एक्विट दोनों लगा सकते हो। फिर ये लास्ट वाले कहाँ लगेंगे, एक्सक्यूज, फॉरगिव एंड पार्डन। कहते हैं कि ये तीनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे। अगर आप किसी को माफ कर रहे हो उसकी अपनी मिस्टेक के लिए, किसके लिए, उसकी अपनी मिस्टेक के लिए, गलतियों के लिए। अगर आप किसी को उसकी गलतियों के लिए माफ कर रहे हैं तो एक्सक्यूज, पार्डन एंड फॉरगिव लगाइए। अगर आप उसको टैक्स और रेवेन्यू के लिए माफ कर रहे हैं तो एग्जेम्प्ट लगाइए। और अगर आप उसको माफ कर रहे हैं उसके अपने अपराध से तो फिर आप एब्जॉल्व या एक्विट लगाइए। इंपॉर्टेंट बेटा ये तो था ही कि इन शब्दों की पहले मीनिंग पता हो, माफ करना पता लग गया। फिर दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट था कि ये पता हो सर किस सेंस में आएंगे। माफ करना अगर सबकी इंग्लिश है तो कब ये लगेगा, कब वो लगेगा, कब वो लगेगा, वो भी समझा दिया मैंने। लेकिन अभी भी आप लगा नहीं पाओगे क्योंकि इसके अंदर भी एक दो बातें और हैं जो सीखनी है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, बात समझ में आ जाएगी। एब्जॉल्व, एब्जॉल्व का मतलब ये वर्ब है,
और इसका मतलब क्या है, माफ करना। वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। अब आपको सब पढ़ा चुका हूं मैं कि जुमा जुमा सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर वर्ड होता है। बोलो हाँ। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है व्हाट या होम का रिप्लाई होता है, व्हाट या होम का रिप्लाई होता है। किससे लेते हैं, वर्ब से लेते हैं। तो एब्सॉल्व वर्ब है माफ करना, तो आगे ऑब्जेक्ट आएगा। जिसको तुम माफ करोगे कोई व्यक्ति रहा होगा, कोई चीज रही होगी, व्यक्ति रहा होगा तो व्यक्ति को समवन बोलते हैं, एसबी। एसबी एक स्टैंडर्ड डिनोशन जिससे मतलब है समवन। हम जिसको माफ करेंगे वो आदमी होगा, कोई चीज तो होगी नहीं। अच्छा, जिस चीज से माफ करेंगे वो क्या होगा बेटा, क्राइम होगा। ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैंने कहा जो ऑब्जेक्ट होता है ये दो लोगों का होता है, एक तो वर्ब का होता है और एक प्रेपोजिशन का होता है। बोलो हाँ। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, अभी आज की क्लास में हुआ, रोज ही होता रहता है। ऑब्जेक्ट वर्ब का भी होता है। अगर ये व्हाट या होम का रिप्लाई बन गया, व्हाट या होम का रिप्लाई बन गया वर्ब में, तो ये ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट इसी वर्ब का मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ये व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं बना इस वर्ब का, तो फिर ये ऑब्जेक्ट तो होगा, लेकिन अब क्या लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन। ये वो जगह है जहां पे आपको ये समझ में आएगा कि आपको प्रेपोजिशन लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है। अगर वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब का हो गया तो फिर आपको प्रेपोजिशन की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर वो ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नहीं हो पाया, तो फिर आपको किसी न किसी दूसरे प्रेपोजिशन का उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लावारिश नहीं हो सकता, या तो वो वर्ब का बने या प्रेपोजिशन का बने। अच्छा, हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बनते कौन है, वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में दो ही काम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट का काम करते हैं और एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। बोलो हाँ। नाउन प्रोनाउन सेंटेंस में दो ही काम करते हैं बेटा, एक सब्जेक्ट का और एक ऑब्जेक्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट उस वर्ब का नहीं है तो प्रीपोजिशन का बनाओ, लेकिन बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, जितने भी नाउन या प्रोनाउन, जितने भी नाउन या प्रोनाउन वर्ब के लिखे जाएंगे पहले, तो वो क्या काम करते नजर आएंगे, सब्जेक्ट का। क्योंकि हमको पता है कि नाउन प्रोनाउन दो ही काम करेगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का। तो कैसे पता लगेगा सब्जेक्ट, कैसे पता लगेगा ऑब्जेक्ट, ऐसे ऐसे पता लगेगा कि वर्ब के लिखोगे पहले तो सब्जेक्ट, और अगर वर्ब के लिखोगे बाद में तो ऑब्जेक्ट। तुम ध्यान से देखो, ये वर्ब लिखी गई है, इस वर्ब के बाद एक आदमी लिखा गया, पर्सन। तो पर्सन कोई नाउन रहा होगा, इसको भी मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट हम इसी वर्ब का मान रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसी के रिप्लाई में आ जाएगा होम। होम ही एब्सॉल्व किसको माफ किया, इस आदमी को। लेकिन ये भी तो क्राइम लिखा हुआ, ये भी तो नाउन है, तो ये भी क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट रहा होगा, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाले जितने भी नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, सब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। देखो ये वर्ब के बाद जितने भी नाउन प्रोनाउन लिखोगे सब क्या काम कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट का। अब बस ये ध्यान रखना होता है कि ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का भी हो सकता है, तो यहाँ प्रीपोजिशन मत लगाना। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब के नहीं हुए तो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो क्राइम है नाउन ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये वाला ऑब्जेक्ट इसका हो गया, इस वर्ब का। अब ये वाला उसका ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रीपोजिशन चाहिए होगा। क्योंकि एक ऑब्जेक्ट उस वर्ब का बन चुका है, तो दूसरा किसका बनाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन का। इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगी, और वो क्या आएगी बता दे रहा हूँ बेटा। एब्सॉल्व के बाद हमेशा आप यूज करिएगा फ्रॉम, यूज करिएगा। फ्रॉम के एब्सेंट में आप ऑफ लगा लिया करिए, ठीक है। एक एग्जाम्पल से बात को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि द जज एब्सॉल्व्ड हिम। अब देखिए, ये वर्ब हुई, इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया कि आखिर जज ने अगर माफ किया तो कोई तो होगा जो माफी पाया होगा। भाई अगर जज माफ करेगा तो वहां कोई तो बैठा होगा जो माफी पाता भी होगा। तो जो माफी पाएगा भाई रिसीवर है, भाई ऑब्जेक्ट है। चूंकि सिखा चुका हूं बेटा, रिसीवर ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। होम का रिप्लाई रिसीवर होता है कि होम द जज एब्सॉल्व्ड होम, किसको, इसी आदमी को। ये होम का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, जज ने अगर माफ किया तो उसने जरूर कुछ गुनाह भी किया होगा, और वो गुनाह क्या है बेटा, इसके अपने अपराध थे कुछ, किसी की हत्या किया होगा, किसी को मारने का प्रयास किया, कुछ किया होगा। ये क्राइम भी तो ऑब्जेक्ट है, चूंकि नाउन है ये।
अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमें यहाँ कोई प्रीपोजिशन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ये वर्ब तो इस ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो गया, तो फिर इस वाले ऑब्जेक्ट को किसका माने? तो जिसका मानेंगे उसको लगाना पड़ेगा। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट ये तो वर्ब का होता है या प्रीपोजिशन का होता है, तो यहाँ एक लगा लो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के नाम पे क्या है? फ्रॉम या ऑफ, तो फ्रॉम लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। तो द जज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम हिज क्राइम, जज साहब ने इस आदमी को माफ कर दिया इसके अपने अपराध से। बात समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चन आप चाहते इसी के एक्विट का लिख सकते थे, एक्विट को लेकर। एक्विट भी होता है वर्ब और इसका मतलब होता है माफ करना। जाहिर बात है, जिसको आप माफ करेंगे कोई इंसान होगा, वही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों भाई? उनका रिप्लाई बन जाएगा कि आखिर माफ करोगे तो कोई तो होगा जो माफी पाएगा, और वो पर्सन ही होगा। तो जिस चीज से माफ कर रहे होगे, अगेन वो क्या रहा होगा? क्राइम रहा होगा। सिखाया भी आपको कि एब्सॉल्व या एक्विट दोनों ही क्राइम के सेंस में आते हैं, और ये अभी लगाना पड़ेगा ऑफ। क्यों? क्योंकि ये भी एक नाउन है, तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कोई वर्ब तो नहीं दी हुई, ये वाली वर्ब जुड़ गई इसके साथ, तो फिर इसको कौन जोड़ेगा? इसके साथ कनेक्ट कर दो किसी प्रीपोजिशन को। मतलब सेम एग्जांपल आप चाहते हैं इसको ऐसे लिखते, आप लिखना पड़ेगा द जज एक्विटेड हिम स्पेस हिज क्राइम। देखिए ये जो हिम है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का है, तो जाहिर सी बात है ये भी तो एक नाउन है, ये भी तो रहा होगा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद जितने भी नाउन या प्रोनाउन आप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में, वर्ब के बाद वो सारे के सारे क्या काम करेंगे? ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। अब वो ऑब्जेक्ट तो वर्ब का बना दो या फिर प्रीपोजिशन का बना दो, तो वर्ब का तो बनने से रहा, क्योंकि वर्ब का ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या लगाना पड़ेगा? प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। तो आप प्रीपोजिशन लगा दो, तो एक्विट के बाद क्या समझना है? भरने के लिए आएगा ऑफ। तो आपको लिखना पड़ेगा द जज एक्विटेड हिम ऑफ क्राइम, ऑफ हिज क्राइम। तो आपने ध्यान दिया कि जो ये माफ करना की जो ये इंग्लिश में लिखवाई अभी, ये सारे शब्द माफ करना को ही डिनोट करते हैं। बस ध्यान रखना है कि इंग्लिश में कब आपको एब्सॉल्व यूज करना है, कब आपको एक्विट यूज करना है, कब एग्जेम्प्ट यूज करना है, कब एक्सक्यूज करना है, कब पार्डन, कब फॉरगिव। दिस इज द पार्ट ऑफ वोकैब। वोकैब में जब हम बात करेंगे तो डिटेल बात करेंगे। यहाँ से अभी हम वर्ड्स को समझा रहे थे, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि शब्दों को आपने समझिए, क्योंकि इंग्लिश भाषा है, भाषा में शब्दों का बड़ा वैल्यू होता है। जल कब बोलना है, पानी कब बोलना है, ऐसा नहीं कि आप पानी कहीं बोल देंगे, जल कहीं बोल देंगे। उसकी अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझना सीखना ही लैंग्वेज के ऊपर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। ठीक है ना? तो जाके बच्चे से इसको लेक्चर को रिवाइज करिए, और जो मैंने कहा है उन बातों पर अमल करिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट रह गया होगा, इफ यू हैव एनी डाउट एनीवेयर, जस्ट लेट मी नो बाय योर कमेंट, ड्रॉप द कमेंट इन योर कमेंट सेक्शन। हम लोग जरूर उसको देखेंगे और देख के आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।